कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि उसे अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहना है। और फिर सीन कट होता है एक छोटे से रेस्टोरेंट में जहाँ पर सभी कॉलेज स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे और वहीं पर होता है हमारा मेन कैरेक्टर सोरानो काकेरू, जिसको मैं सोरानो ही बुलाऊंगा, जो कि इसका फैमिली नेम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम अचानक से ही सो गए। तब वो बताता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया, वही जैसे हर बार आते हैं। तब उसका दोस्त नारुमी बोलता है कि अरे यार, तुम तो अभी बहुत ज्यादा जवान हो, तुम अपनी लाइफ इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाकियों की तरह एंजॉय करना चाहिए जहाँ पर तुम सोने नहीं आए। तब सोरानो उसे बोलता है कि अपना मुंह तो बंद ही रखो, मैं तो घर पे आराम से सोने वाला था, वो तो तुम हो जो मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आ गए। अब तुम्हारी वजह से मुझे कल क्लास में दिक्कत होगी क्योंकि मैं पूरी रात यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। तब नारुमी भी बोलता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा रूममेट हूँ। और तभी वो अपने बाकी कॉलेज के दोस्तों को देखता है जो लाइफ को इस तरह एंजॉय कर रहे थे मानो ये चीज मायने रखती है, पर उसका मानना ऐसा नहीं था। वो तो बस सोच रहा था कि किसी तरह ये पार्टी जल्दी खत्म हो ताकि वो घर जा सके। और वो नोटिस करता है कि किसी तरह बाकी सब लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नारुमी को तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर सोरानो बोलता है कि इसमें कोई भी मजेदार वाली बात नहीं है। ये सब लड़के तो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की इनमें चीज ही नहीं है। और जैसे ही ये बात बोलता है, उनमें से एक लड़का बीच में खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ बात कहनी है। मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ तब से मुझे प्यार का मतलब पता चल चुका है। मैंने कभी प्यार को इतना सीरियसली नहीं लिया, पर उस लड़की को देखने के बाद अब मैं पागल हो चुका हूँ। और वो पॉइंट करता है एक लड़की की तरफ जो कि एकदम कोने में बैठी हुई थी, जिसका नाम था यूको। वो उसके सबके सामने कन्फेस करता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तब से जब से मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था। पर यूको बहुत ज्यादा पोलाइटली मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो तो हम दोनों डेट नहीं कर सकते। तो सभी बच्चे जोर जोर के हंसने लग जाते हैं। और जिस लड़के ने कन्फेस करा था वो खुद भी उस बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि वो तो खुद भी हंसता है। तब सोरानो बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बस अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। वो लड़का बस चाहता था कि सबकी नजरें उस पे आ जाएं। मैं तो ऐसा कभी सपने में भी ना करूं, मुझे इतनी अटेंशन से नफरत है। तब उसका दोस्त बोलता है, तो अगर तुम्हें इस शोर शराबे से दिक्कत है तो क्यों ना हम यूको के साथ बैठ जाएं। और वो नोटिस करता है यूको को, जिसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी। वो दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर थे और वो सबसे अलग बैठे हुए थे। और वो अपने मन में सोचता है, ये लड़कियां पक्का यही सोचती होंगी कि हम तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो हम भला बाकियों के साथ क्यों बैठे, इनमें पक्का बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा, यही रीजन है कि वो अकेले बैठी हैं। तो अच्छा ही रहेगा कि मैं ऐसी लड़कियों से दूर रहूं। पर उसका दोस्त नहीं सुनता, वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेके जाता है और वो बैठ जाता है उन लड़कियों के पास। और वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो लड़की बताती है मेरा नाम है यूको, और उसकी बगल वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम है कोहारू फुत्सुकी, जिसको मैं आगे कोहारू ही बुलाऊंगा। तब सोरानो बोलता है कि ये लड़की आखिरकार बात किससे कर रही है, क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, वो तो देख रही थी उसके पीछे। और फिर वो नोटिस करता है कि उसे अपना जूस का ग्लास ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तब नारुमी बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी आंखें थोड़ी कमजोर हैं क्या? तब कोहारू बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें कमजोर है, दरअसल मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती। कोहारू को तो यकीन नहीं होता, क्या सच में ये लड़की देख नहीं सकती? पर वो कुछ बोलता नहीं और इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। तब यूको उसके पास आते हुए बोलती है कि तुम वो सब बदतमीज लड़कों को देख रहे हो ना। वो कोहारू के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो ब्लाइंड है, वो पीछे हट जाते हैं। और अब ये समझ जाता है। फिर वो बोलता है, तो यही रीजन था कि तुम बाकियों से अलग बैठी हुई थी। और फिर ये चारों घर जाते हैं साथ में। और वो कोहारू के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर इसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी, और आखिर ये अभी भी हंस कैसे सकती है। फिर वो देखता है मून की तरफ और उसे उसके लिए बुरा लगता है कि ये इतना ब्यूटीफुल मून भी नहीं देख सकती। और फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि अगर इसकी जगह मेरी आंखें गई होती तो मैं तो पूरी तरह से हंसना ही छोड़ देता। तब यूको नोटिस करती है कि सोरानो कुछ ज्यादा ही चुपचाप है, तो वो उसके पास जाती है बात करने के लिए। फिर वो उससे बोलता है क्या उसका हाथ छोड़ना सही रहेगा, क्या होगा अगर उसे कुछ दिक्कत हो गई। तब यूको बोलती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो टकरा सके, और उसे इतनी तो प्रैक्टिस है कि वो अकेले चल ही सकती है। फिर वो पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि तुम तो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रही हो। तब यूको बोलती है कि नहीं, हम तो कॉलेज में ही पहली बार मिले थे, दरअसल मैं उसकी स्टूडेंट गाइड हूँ। तुम्हें पता तो है ना कि स्टूडेंट गाइड्स होते क्या हैं? जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सब के लिए एक स्टूडेंट गाइड होता है।
और उसकी स्टूडेंट गाइड हूँ मैं। और फिर वो बताती है कि दरअसल आज पार्टी में आने के लिए भी मुझे काओहारा नहीं बोला था। उसने कहा था कि उसने आज तक कभी भी पार्टी अटेंड नहीं करी, तो इसीलिए आज वो ज्वाइन करना चाहती थी। अब यूको उससे पूछती है कि कल तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है ना? काओहारा की भी उसी की क्लास है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी जगह उसका कल ख्याल रख सकते हो, क्योंकि मैं कल थोड़ा बिजी हूँ। पर सोरानो को ऐसा नहीं करना था। पर इससे पहले वो उसे कुछ जवाब दे पाता, वो हारू एक साइकिल से टकरा जाती है, जो पता नहीं किसने फुटपाथ के बीच में खड़ी कर दी थी। और ये देख के उसे उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है कि सच में इसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है, ये बिना किसी की मदद के सीधे चल भी नहीं सकती। पर जब वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है, वो अभी भी स्माइल कर रही होती है, मानो उसे पता भी नहीं है कि आखिर दुख होता क्या है। और फिर वो एक फ्लैशबैक में चली जाता है कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सबसे बुरी है। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, और हमें अपने रिलेटिव्स के वहाँ रहना पड़ा, तो मुझे हर छोटी बात पे झुकना पड़ता था, चाहे गलती मेरी हो या फिर ना हो। और यही रीजन था कि मैं सबसे अलग रहने लगा। मुझे लगता था कि मुझसे बुरी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। पर जरा इसे देखो, आंखें ना होने के बावजूद भी ये पूरे खुले दिल से स्माइल कर रही है। तो वो सब काओहारू को उसके घर पे छोड़ देते हैं, और तभी से अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं फायरवर्क्स। सभी वो देखने जाते हैं, यहाँ तक कि काओहारू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इतना कि वो तो गिरने भी वाली थी। पर वो तो सही समय पे सोरानो उसे पकड़ लेता है, और वो उसे बोलती है कि मुझे फायरवर्क्स देखने हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, आखिर ये फायरवर्क्स कैसे देख सकती है, इसकी तो आंखें ही नहीं है। तब कोहारू आगे बोलती है कि मैंने कभी फायरवर्क्स को नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, और मुझे एक बार अपने दोस्तों के साथ फायरवर्क्स एंजॉय करने हैं। और अब उसको उस पे और दया आती है, एक ऐसी लड़की जिसे फायरवर्क्स पसंद है, पर उसकी खुद की जिंदगी अंधेरे में है, पर वो अंधेरे के अलावा और कुछ देख नहीं सकती। तो इसके बाद ये सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और अगले दिन वो आ जाता है अपनी क्लास में। वो देखता है कि वो अपनी बुक्स पढ़ रही होती है, और वो उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी भी ये लोग दोस्त नहीं बने हैं, इनने बस कल रात को बातें ही करी थी। पर तभी उसके पास यूको का मैसेज आता है। कल रात को उसने अपना नंबर उसे दे दिया था। यूको बोलती है कि मैं आज बिजी हूँ, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। पर सोरानो सोचता है कि वो इस लड़की को पूरी तरह से अवॉइड करेगा, पर तभी उसका पेज होल्डर नीचे गिर जाता है, और ना चाहते हुए भी उसे उसकी मदद करनी होती है। तो वो उसके पास जाके सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर कोहारू उसे पहचान नहीं पाती, और उसे याद आता है कि मैं भी बहुत ज्यादा पागल हूँ। दरअसल वो मुझे पहचानेगी कैसे, वो मुझे देख थोड़ी ना सकती है। तब वो अपना नाम बताता है, और फिर पता चलता है कि कोहारू ने उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा दबी दबी थी, बाकी उसे बिल्कुल अलग। और उसे वो ये बात डोरेमीफा का रेफरेंस देके बताती है। फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें म्यूजिक की भी नॉलेज है? तब कोहारू बताती है, मैं तब से पियानो बजाती आ रही हूँ जब से मैं 5 साल की थी। और फिर वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, तो ये उससे ज्यादा बात नहीं करता। और क्लास खत्म होने के बाद वो देखता है कि वो अपनी स्टिक निकालती तो है, पर वो उसके हाथ से छूट जाती है, और वो उसे ढूंढने जा रही होती है, पर वो स्टिक उससे बहुत ज्यादा दूर थी। तो ये बात तो उसे भी पता थी कि ये उस स्टिक तक नहीं पहुंच पाएगी। और वो देखता है कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है। वो सोच रहा था कि अगर कोई और इसकी मदद कर देगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा, पर पूरी क्लास में और कोई होता नहीं। तो फाइनली उसे ही कोहारू की मदद करनी पड़ती है, और वो उसे अकेला तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। कहीं अगर ये रास्ते में गिरगिट आ गई तो यूको तो इसकी जान ले लेगी। तब कोहारू बताती है कि इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, तो अगर तुम भी फ्री हो तो हम क्या बाहर कॉफी पीने चले, क्योंकि यूको ने आज मुझसे मैसेज करा था कि वो बिजी है। और वो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है कि आखिर इसने मैसेज पढ़ा कैसे। तब कोहारू बोलती है कि ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो अब वो जाते हैं वेंडिंग मशीन में कॉफी लेने के लिए, और वो मशीन से अपनी कॉफी खुद ही निकाल लेती है। वो फिर से हैरान होता है, आखिर इसकी आंखें नहीं है तो ये सब चीजें कैसे कर लेती है। तब कोहारू बोलती है, ये सब बटन मुझे याद है, क्योंकि ये मेरी मशीन है। क्या इसका परिवार इतना अमीर है कि ये सारी मशीनें उनने बनाई हैं? पर ये सुन के तो कोहारू हंसने लग जाती है, वो भी बहुत जोर से, क्योंकि मेरी मशीन से उसका मतलब ये नहीं था कि ये मशीन उसने खरीद रखी है। दरअसल उसका मतलब वो था जैसे हम ये सब चीजें बोलते हैं, मेरा स्कूल, मेरा शहर या फिर मेरी कंट्री। फिर वो खुद ही आगे बोलती है कि मैंने इसे मेरी मशीन इसलिए बोला क्योंकि मैं बस इसी मशीन से ऑर्डर करवाती हूँ, और मैंने इसके सारे बटन याद करके रखे हैं, तो मुझे पता होता है कि कॉफी कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, और बाकी सब चीजें कहाँ पर है।
तब वो बोलता है कि ये सब याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम सच में कमाल की हो। तो अभी बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, तब वो उसे बताती है कि उसने यूको का मैसेज कैसे पढ़ा, और फिर वो दिखाती है कि मेरा फोन मेरे लिए टेक्स्ट रीड कर देता है, तो मेरे पास जो भी मैसेज आता है वो मुझे पढ़ के सुना देता है। और ये कोई एआई का काम नहीं है, ये फीचर फोन में बहुत पहले से है। और फिर वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि वो मैसेज कैसे पढ़ती है, कॉल कैसे उठाती है और खुद लोगों को मैसेज कैसे लिखती है। और वो आगे बोलती है कि मैं दूसरों को मैसेज अपनी वॉइस से सेंड करती हूँ, तो कभी कभार टाइपो में गड़बड़ हो जाती है और वो मैं सही नहीं कर पाती, तो मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत मैसेज भेज दिया। और फिर वो बताती है कि कल नारुमी-सान ने भी मेरा नंबर ले लिया था, वो तो हैरान ही हो गया था कि मैं मैसेज पढ़ और भेज सकती हूँ। वो तो अच्छा है फोन में इन फीचर की वजह से मुझ जैसे हैंडीकैप लोग भी इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसे फिर से बुरा लगता है कि ये कितनी इजीली अपने आप को हैंडीकैप बोल रही है, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये ब्लाइंड है। और जरा दूसरी तरफ मुझे देखो, जब मेरी मॉम का डिवोर्स हुआ था तब तो मैं किसी को बताने में भी शर्माता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं उसे अपनी कमजोरी समझता था। और दूसरी तरफ ये अपनी वीकनेस को भी ओपनली एडमिट कर रही है, और बाद में ये दोनों भी नंबर शेयर कर लेते हैं। और वो सोचता है कि मैं बचपन से ही एक इनविजिबल वॉल के अंदर बंद था, पर इसको देख के मुझे लगता है कि मैंने कभी तो स्ट्रगल करा ही नहीं, वो उसके लिए एक होप की तरह थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड आपको ट्यूसडे को देखने के लिए मिल जाएगा।